और अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब आर पार की लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। नाराज किसानों ने राशन पानी के साथ दिल्ली कूच किया, लेकिन रास्ते में रोके जाने से उग्र हुए किसानों ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में जमकर कोहराम मचाया। इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे आंदोलनकारी किसान हैं जो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन बीच में हरियाणा में ही रास्ता रोक लिए जाने की वजह से ये उग्र हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये किसानों की दिल्ली जाने की लड़ाई है, जहां उग्र किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो की अपील के साथ प्रदर्शन करने की तैयारी की, जिसको लेकर पंजाब के किसान संगठनों का दावा है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे। लेकिन किसानों की ये लड़ाई अब सियासी हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों आमने सामने आ गए हैं। सीएम खट्टर ने कैप्टन पर ट्वीट के जरिए हमला किया और लिखा कि कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने इससे पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर एमएसपी को लेकर कोई परेशानी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसीलिए निर्दोष किसानों को उकसाना बंद करें। खट्टर के इस ट्वीट पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। कैप्टन ने कहा है, किसानों पर आपकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। ये किसान हैं जिन्हें एमएसपी पर आश्वस्त होना है, मुझे नहीं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन से पहले आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि मैं किसानों को उकसा रहा हूं, तो हरियाणा के किसान भी दिल्ली क्यों मार्च कर रहे हैं? वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कैप्टन को दिल्ली जाकर आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन वो चुप होकर बैठे हैं और पानी की बौछारों का सामना करने के लिए किसानों को सड़क पर लगा दिया है। उन्हें पीएम और कृषि मंत्री के साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आंदोलन रोककर बातचीत के लिए बुलाया है। सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। आपको बता दें कि किसानों की नाराजगी की वजह कृषि सुधार से जुड़े वो बिल हैं जिसे मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में पास करवा चुकी है। मसलन कानून नंबर 1 कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कानून नंबर 2 कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कानून नंबर 3 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण समाज के विभिन्न वर्ग विरोध करने के लिए सामने आए हैं। किसान काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा रही है। चूंकि इस आंदोलन के लिए देश के सभी किसान संगठन एक साथ आए हैं, इसलिए इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार को उनके साथ बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करनी चाहिए। और अब बात करते हैं लव जिहाद की। जी हां, मडोदरा में बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता करने को लेकर लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सियासत हाई है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो बीजेपी किसी न किसी बहाने राजस्थान में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का दबाव बढ़ा रही है। इसे लेकर ट्विटर पर जंग जारी है और ऐसे में सवाल है कि यह सुरक्षा का मामला है या सियासत का। मडोदरा में लव जिहाद पर आर पार। लव जिहाद, स्वतंत्रता और सियासत। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की यूपी से चली हवा मध्य प्रदेश और हरियाणा होते अब मडोदरा की सियासी फिजा में असर दिखाने लगी है।
सीएम अशोक गहलोत पहले ही ऐसे कानून को असंवैधानिक बताकर खारिज कर चुके हैं। बताएंगे आपको कि सीएम अशोक गहलोत ने इस पर क्या कुछ कहा था। लेकिन इस विवाद में अब आमने सामने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिनके बीच अब ट्विटर के जरिए जंग जारी है। सबसे पहले सतीश पूनिया ने एक खबर को अपने ट्वीट के साथ टैग करते हुए प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते खतरे को लेकर गहलोत सरकार पर तंज कसा, तो इसका जवाब दिया सीएम गहलोत के ओएसडी गौरव शर्मा ने। शर्मा ने पलटवार करते हुए पूनिया को बताया कि जो खबर और घटना उन्होंने ट्वीट किया है वो 2017 की है, यानी पिछली बीजेपी सरकार के वक्त की घटना। ये तो हुई सियासत की बात। यहाँ तकनीकी तौर पर भले ही सतीश पूनिया कांग्रेस के वार के सामने घिर गए, लेकिन बीजेपी प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रही है। वो ट्वीट भी इसी बात को इंगित करता है कि राजस्थान के अंदर भी लव जिहाद जैसी घटनाएं घटित होती है और इन घटनाओं को रोकना बहुत नितांत आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भी इनके ऊपर कानून बनाने जा रही है। हम चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार भी इनके ऊपर कानून बनाए। जहां बीजेपी लव जिहाद को प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनाने पर आमादा है, वहीं कांग्रेस ऐसे किसी कानून को असंवैधानिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताकर खारिज कर रही है। जाति के नाम पर टकराव करवाया जा सकता है, लेकिन अमन चैन और शांति में बड़ा जोर आता है। लोगों को अमन चैन और शांति चाहिए। और जो बीजेपी धर्म स्वतंत्रता विधेयक की बात करे तो पहले से सबको धर्म की स्वतंत्रता है। कि बीजेपी नाटकबाजी बंद करे और देश के मूल मुद्दों पर आए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ऐसे किसी कानून को गैर जरूरी बताकर खारिज कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि करीब 12 साल पहले 2008 में वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2008 को विधानसभा से पास कराया था, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली थी। 12 साल बाद अब बीजेपी किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाकर लव जिहाद के खिलाफ कानून का सपना देख रही है। हालांकि सियासत यहाँ भी हावी है। कांग्रेस का आरोप है कि विधेयक पास होने के इतने साल बाद भी इस कानून की शक्ल क्यों नहीं दी जा सकी, यानी लव जिहाद पर कानून सुरक्षा और निजता से ज्यादा अब सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात गांव गवर्नमेंट की, जहां कल जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण का चुनाव है। वोटिंग के लिए कुल 8,403 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांवरी गवर्नमेंट का दूसरा चरण। तैयारी पूरी है गांवरी गवर्नमेंट के दूसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के मतदान में 59,86,378 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में दूसरे चरण की वोटिंग। 59 पंचायत समिति के लिए वोटिंग। 1,137 सीटों पर 3,472 उम्मीदवार। 59,86,378 मतदाता। 30,89,493 पुरुष वोटर। 28,96,868 महिला। 17 थर्ड जेंडर वोटर। 8,403 मतदान केंद्र। 21,000 ईवीएम। 42,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांवरी गवर्नमेंट के दूसरे चरण का चुनाव कहां-कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सुरक्षित मतदान की अपील की है। मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर ही जाएं। समय समय पर हाथों को
सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लाइन में 2 गज की दूरी का विशेष ख्याल रखें। अब बारी जनता की है, मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे संविधान के सच्चे सेवक से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस है और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में संविधान के सबसे बड़े सेवक की। वो सेवक कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो खुद को कभी फकीर तो कभी चौकीदार तो कभी प्रधान सेवक कहते हैं। पीएम मोदी संविधान के सच्चे सेवक क्यों हैं? इसे आप इस विजुअल से समझिए। संसद में पहला कदम रखने से पहले मोदी का ये अंदाज इनको सबसे सच्चा सेवक बनाता है। 6 साल बाद भी संविधान का ये सच्चा सेवक उतनी ही निष्ठा के साथ देश के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को याद कर रहा है। मौका है ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस का। संसदीय कार्य मंत्री हम पीएम मोदी को संविधान का सच्चा सेवक क्यों कह रहे हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले संविधान दिवस के मौके पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के विधानसभा के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। आइए पीएम मोदी के संबोधन का वो हिस्सा सुन लीजिए जिसके लिए हम उन्हें संविधान का सच्चा सेवक कह रहे हैं। 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। बता दें 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज से 5 साल पहले 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। और ये फैसला कर खुद को भारत के संविधान का सच्चा सेवक भी साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ का कितना सम्मान करते हैं, इसकी पहली झलक तो 2010 में ही मिल गई थी, जब गुजरात के सीएम रहते हुए संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है संविधान। सार्वभौम प्रभुसत्ता का प्रतीक है संविधान। जरूरी है जानना समझना अपना संविधान। पीएम की पहल, संविधान का सम्मान। संविधान का सच्चा सेवक।
किसी देश की सार्वभौम प्रभुसत्ता का प्रतीक होता है उसका संविधान। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो संविधान देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इसकी वही उपयोगिता है जो प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों की होती थी। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की समुचित व्याख्या और विकासोन्मुखी समाज के अनुकूल जीवन की नीति रीत का निर्धारण। इस महत्व को प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी तरह समझा और देशवासियों को समझाने का प्रयास भी किया। साल 26 नवंबर 2015 इसी दिन से संविधान दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई और इस परंपरा की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, जो कि नरेंद्र मोदी संविधान के सच्चे सेवक हैं। देश में संविधान दिवस मनाने की परंपरा पीएम नरेंद्र मोदी की सोच का ही नतीजा है और इसकी झलक काफी पहले ही देखने को मिल गई थी। साल 2010-2015 से संविधान दिवस मनाने की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन इसकी नींव 2010 में ही मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही रख दी थी। तब इन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली थी। इस आयोजन में संविधान की प्रति हाथी पर रखकर जुलूस निकाला गया था। प्रयास यही था कि देशवासी इसकी महत्ता मर्यादा को समझे और आदर्श नागरिक के रूप में इसमें लिखित अनुशासन को आत्मसात करें। 2010 में संविधान के 60 साल पूरे होने के मौके पर हमने गुजरात के सुरेंद्रनगर से संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया। इस मौके पर हमने एक शोभा यात्रा निकाली जिसमें संविधान की एक प्रति को हाथी पर रखकर इस गौरवमयी क्षण को और खास बनाया। मैं खुद भी इस यात्रा में शामिल था। ये अपने में एक अनूठा सम्मान था। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राजा और घटना का जिक्र किया है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। ये बात 12वीं शताब्दी की है, जब पाटन के राजा जय सिंह सिद्धराज ने अपने राज्य के प्रमुख व्याकरण आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन की मूल प्रति को लेख और विषय के सम्मान में हाथी की पीठ पर रखवाकर पूरे पाटन नगर में घुमाया था। ये ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरण से संबद्ध है और कहा जाता है कि मूल ग्रंथ में 1,25,000 श्लोक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। चूरू में पुलिस ने चेन स्नेचर गिरोह का पर्दाफाश किया है और रोडवेज बस में रंगे हाथ 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में एक युवक ने शादी समारोह से 6 लाख रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाईमाधोपुर की खंडार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और कार से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर में पुलिस ने मारपीट कर दुराचार करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने प्रेमिका की छोटी बहन के साथ घर में घुसकर बदतमीजी की थी। धौलपुर पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 5 महिलाओं ने दुकानदार को चकमा देकर सोने के आभूषणों को पार किया था। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्थे चढ़े आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी। नशे के खिलाफ बीकानेर में जेएनवीसी पुलिस और डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 12.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की जेलों में चल रहा ऑपरेशन फ्लश आउट का असर दिखना शुरू हो गया है। जेल में अफीम ले जाने वाले मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया जा चुका है, तो शिकायत मिलने पर 4 जेलर पर भी गाज गिरी है। कोटा एसीपी कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। भिलवाड़ा में चिकित्सा विभाग के कचौरी सेंटर पर छापा मारा, जहां से पुरानी 39 किलो काजू कतली और 8 किलो दूसरी मिठाई को नष्ट करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।